महेश अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रीना और 2 बच्चे थे। महेश अंडे सप्लाई करने का काम करता था। स्वभाव का बहुत ही गुस्सैल और थोड़ा मक्कार किस्म का आदमी था। रीना उसके स्वभाव से बहुत ही परेशान थी। बच्चे भी अपने माता पिता के आने के बाद डरे सहमे से बैठे रहते। ये क्या बनाया खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है। मुझे नहीं खानी दाल वाल, मेरे लिए ऑमलेट बना के लाओ। रीना बहस करना सही नहीं समझती और रसोई में जाकर ऑमलेट बना लाती है। फिर बच्चों के लिए भी ऑमलेट बना देती है। माँ, तुमसे अच्छा ऑमलेट कोई नहीं बना सकता। सच में माँ, तुम्हारे जैसा कोई ऑमलेट नहीं बना सकता। कितना टेस्टी होता है। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा भागा आता है। भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं क्या बोलूंगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ, तू क्यों परेशान होती है? तेरे को पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी, माँ, बहुत तेज भूख लगी है तो हमारे लिए ऑमलेट बना दे, हम उसी के साथ रोटी खा लेंगे। तभी रीना को एक आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से बच्चों के लिए खाना बनाकर लाती है और ऑमलेट बनाने का सामान लेकर आती है। अगले दिन सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद रीना सारा सामान और अंडे की 2 ट्रे और 2 ब्रेड के पैकेट लेकर बाजार में अपनी एक छोटी सी दुकान लगा लेती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी, 2 अंडे का ऑमलेट बना दो, जरा तीखा बनाना और 2 ब्रेड लगा देना, ठीक है? हाँ जी, अभी लीजिए, मैं बनाती हूँ। रीना फटाफट तवा गर्म करती है और उसके ऊपर ऑमलेट बनाने लगती है। ऑमलेट बनाकर घर की चटनी के साथ उस आदमी को ऑमलेट खाने को देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह ऑमलेट खाया लेकिन इतना टेस्टी ऑमलेट है मैंने आज तक नहीं खाया भाई। है और चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए भाई। कमाल का ऑमलेट बनाती हैं आप। हाँ, कमाल का। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। तभी एक और आदमी अपने बेटे के साथ आता है। 2 प्लेट ऑमलेट बना दो, एक में तीखा कम रखना, ठीक है? ऑमलेट खाने के बाद वो आदमी भी ऑमलेट की बड़ी तारीफ करता है। भाई, मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट ऑमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे ऑमलेट बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया करेंगे। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को ऑमलेट सर्व करते थे।
अब रीना ऑमलेट ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। राहुल और अमित सुबह दिल लगाकर पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ा लूंगा। मैं कहता था ना माँ, तुझसे अच्छा ऑमलेट और कोई नहीं बनाता। देखो आज तुम्हारे हाथ का ऑमलेट कितना फेमस है। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। राहुल ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं अपनी छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें? तुम्हारे ऑमलेट वैसे भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। बरसात भी आने वाली है, कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आने सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं। माँ, राहुल ठीक कह रहा है। कल मैं और राहुल जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही लोगों को पता चले हम लोगों की एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं, वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई दुकान देख लेते हैं और किराया देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। अब रीना के हाथों का ऑमलेट लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहां पर ऑमलेट खाने आने लगे थे। वहीं पास में बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा रीना की दुकान पर बैठ जाते। राहुल अमित आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का सबसे तीखा वाला ऑमलेट बनाना। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछ मत। घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। रीना को बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती है। एक दिन रीना सुबह जब दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा और ये लोग बाग अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकालो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें इल्लीगल हैं। हाँ, जिन्हें सरकारी महकमा के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर रीना अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात सही होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अब उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। रीना थोड़ा विचलित हो जाती है। वो लोग जैसे तैसे करके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई बड़ी मुसीबत आने लगती है। माँ तो फिक्र क्यों करती है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रीना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेडी लगाई थी। जैसा कि रीना को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से काम कैसे शुरू होगा। फिर ऐसा रीना के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींची लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीना के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। राहुल को अपनी तरह ऑमलेट बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों अलग अलग जगह पर दुकान लगाते हैं और दोनों जगह की आमदनी से उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। अमित ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली। आखिर में एक गरीब अंडे वाली ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया। शाम का वक्त था। शाम का बाजार अपनी पूरी रौनक पर था। लोगों की चहल पहल जारी थी। इसी बाजार में 2 ठेले वाले भी अपना अपना सामान बेच रहे थे।
इनमें से एक ठेला अंडा पफ वाले का था और दूसरा ठेला पकौड़े वाले का। अंडा पफ वाले का नाम महेश था और पकौड़े वाले का नाम गिरीश था। महेश की अंडा पफ की दुकान में जहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वहीं गिरीश के पकौड़े के ठेले पर इक्का दुक्का लोग ही थे। ये महेश कल तक तो मारा मारा फिरता था, मगर जब से अंडे की दुकान लगाई है गोपियों का कन्हैया बना हुआ है। न जाने क्या खिला देता है लोगों को। सब इसकी दुकान पर ही भीड़ लगाकर खड़े रहते, मेरे पकौड़ों को तो कोई पूछता ही नहीं है। महेश और गिरीश दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। महेश अभी कुछ समय पहले ही गांव से काम की तलाश में शहर आया था। उसने शहर के बाजार में अंडा पफ का एक छोटा सा ठेला लगाया था। महेश बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार आदमी था। वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के मसाले और ताजे अंडे ही इस्तेमाल करता था अंडा पफ बनाने के लिए। उसके ठीक उलट गिरीश कई सालों से वहाँ पकौड़ों का ठेला लगाता था। वो एक नंबर का लालची इंसान था। हमेशा कम दाम वाले घटिया से घटिया बेसन और आलूओं और बासी ब्रेड का इस्तेमाल करता था। इसीलिए लोग उसके ठेले पर जाना पसंद नहीं करते थे। जबकि महेश के अंडा पफ के थोड़ा महंगा होने के बावजूद उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। इस तरह तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस दिन जब बाजार उठा तब गिरीश महेश के पास आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आओ आओ गिरीश भैया, क्या हाल चाल है? क्या बताऊं भैया, धंधा एकदम चौपट हो गया मेरे भाई। मेरे पकौड़े खाने कोई आता ही नहीं है। लगता है सब बेच बाच कर वापस गांव ही जाना पड़ेगा। कैसी बातें करते हो भैया, हैं? सब बेच दोगे तो करोगे क्या? अरे अपना परिवार कैसे चलाओगे भाई? यही सोचकर तो अभी तक रुका हूँ भैया। अगर तुम कुछ मदद कर सको तो बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ बताओ, क्या पैसे चाहिए क्या? नहीं भैया, पैसे तो नहीं चाहिए, बस एक छोटी सी मदद चाहिए। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैं सोच रहा था कि अपने पकौड़ों का ठेला भी मैं तुम्हारे ठेले के साथ लगा लूं। तुम्हारा अंडा पफ खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। हो सकता है कुछ ग्राहक मुझे भी मिल जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कल से ही अपना ठेला मेरे साथ लगा ले, ठीक है? बस फिर क्या था। अगले दिन ही गिरीश अपना ठेला महेश के ठेले के साथ लगा लेता है। महेश के ठेले पर लगने वाली भीड़ के कारण थोड़े बहुत ग्राहक गिरीश को भी मिल जाते थे, मगर ज्यादातर लोग महेश का अंडा पफ ही खाना पसंद करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए। महेश के पास अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो गई थी। एक दिन गिरीश ने महेश को सुझाव दिया, भैया आखिर कब तक हम लोग इसी तरह ठेले पर धंधा करेंगे? पैसे काफी इकट्ठे हो गए हैं अपने पास, तो क्यों ना हम अपनी एक छोटी सी दुकान डाल लें जिसमें अंडा पफ भी मिलेगा और गर्मा गर्म पकौड़े भी। महेश को गिरीश का ये सुझाव पसंद आया और वो बोला, बात तो तुम ठीक कहते हो भैया, पैसे तो इकट्ठे हो ही गए हैं, लेकिन दुकान कैसे खड़ी की जाए इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है भैया। अरे इसकी चिंता तुम मत करो, इतने सालों से शहर में मैंने घास नहीं खोदी है भैया। मैं सब बंदोबस्त कर लूंगा, तुम बस पैसे लगा दो। भोला भाला महेश गिरीश की बातों में आ गया। उसने अपने सारे पैसे गिरीश को दिए और कहा, अब सब तुम्हारे हाथ में है भैया, मैं अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। सोचा था कि जब धंधा चल जाएगा तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आऊंगा। अब वो समय आ गया है। तुम बेफिक्र होकर गांव जाओ भैया, जब तक तुम लौटोगे दुकान तैयार होगी। दुकान में 2 काउंटर होंगे, दोनों मालिकों के लिए, एक तुम्हारा और एक मेरा। देखना एक दिन हमारी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बनेगी भैया। इस तरह महेश अपने सारे पैसे गिरीश को सौंपकर गांव चला गया। गांव में अब तुम लोगों को यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अब मेरे साथ शहर चलोगे। हाँ, वहाँ अब अपनी दुकान है। तुम घर में आराम करना और हमारे दोनों बच्चे मुन्ना और मुन्नी स्कूल जाएंगे। मैं शहर पहुँचते ही इनका दाखिला स्कूल में करवा दूंगा। हाँ। इस तरह कुछ दिन गांव में रहने के बाद महेश अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर लौटा। शहर पहुंचने के बाद वो उन्हें अपनी खोली में ले गया और कहा, अभी तुम लोग आराम करो, मैं जरा दुकान होकर आता हूँ, ठीक है? महेश दुकान पहुंचता है। दुकान ठीक वैसी ही थी जैसा गिरीश ने बताया था, मगर वहाँ 2 मालिकों के लिए 2 काउंटर नहीं थे। सिर्फ एक ही काउंटर था जिस पर गिरीश बैठा था।
अरे वाह भैया, जैसा सोचा था तुमने दुकान उससे भी अच्छी बनाई है। मगर मेरा काउंटर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि 2 मालिकों के 2 काउंटर होंगे। काहे के 2 काउंटर हैं? जब मालिक एक ही है तो ये दुकान मेरी है और इसका मालिक मैं हूँ। तुम क्या सोचते हो कि अचानक से तुम मुंह उठाकर चले आओगे और मैं आधी दुकान तुम्हें सौंप दूंगा? चलो निकलो यहाँ से, धंधे का टाइम हो रहा है। ऐसा ना करो भैया, मेरी सारी जमा पूंजी मैंने तुम्हें दे दी थी। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भैया। मैं तो गांव से अपने बीवी बच्चों को भी लेता आया हूँ, उन्हें मैं क्या जवाब दूंगा? तो मैं क्या करूं? हैं? तुम कोई मुझसे पूछकर उन्हें यहाँ थोड़ी लाए हो। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। देखो गिरीश, अगर तुम ऐसा करोगे तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हाँ, बुला लो, डरता कौन है? मगर पुलिस को बुलाने से पहले ये कागज देख लो। इस जमीन और इस दुकान का कानूनी तौर से मालिक मैं हूँ। सारे कागजों पर मेरा नाम है। कानूनन तुम कुछ भी नहीं कर सकते, समझे? चलो निकलो यहाँ से। महेश निराश होकर वहां से चल दिया। कहाँ जाए, क्या करे, ये सोचता हुआ वो शहर की सीमा पर के जंगलों की तरफ चल दिया। अब मैं अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं, मैं उनसे नजरें मिलाने के लायक नहीं रहा। मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूंगा। ये सोचता हुआ वो जंगल में बढ़ता चला गया। रात हो आई थी, सारा जंगल चांदनी की रोशनी में नहाया हुआ था। महेश ये सोचते हुए चला जा रहा था कि कोई न कोई जंगली जानवर उसे अपना आहार बना लेगा और उसे इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आईं। आवाज थोड़ी दूर पर बरगद के पेड़ के पास से आ रही थी। महेश दबे पांव वहां पहुंचा और उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। अभी शहर में खतरा है, इसलिए लूट का सारा माल यहीं छुपा देना ठीक रहेगा। मगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं चलेगा, मैंने पेड़ की जड़ के पास गहराई से खोद कर डाल दिया है। जब शहर की पुलिस ठंडी पड़ जाएगी तब हम यहाँ आकर माल को निकाल लेंगे। हाँ। हे भगवान, ये तो लुटेरे हैं, न जाने किसका माल लूट कर यहाँ गाड़ दिया है। जब लुटेरे वहां से चले गए तो महेश पेड़ के पास पहुंचा और उस जगह को खोदकर सारा माल निकाल लिया। वहां एक बैग में लाखों रुपए पड़े थे। महेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब सोच क्या रहा है महेश? उठा ले इन पैसों को और ले जा अपने घर। इतने पैसों में तो तेरी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। महेश के मन में पाप बढ़ने लगा था, मगर तभी उसके मन में फिर से आवाज आई। नहीं महेश, इन पैसों पर तेरा कोई हक नहीं है। न जाने कितने लोगों की खून पसीने की कमाई होगी ये। इसे ले जाकर पुलिस को सौंप दे। जरा सोच, आज एक इंसान ने तेरे साथ धोखा किया तो तेरी गृहस्थी उजड़ गई, फिर इन रुपयों के खो जाने से न जाने कितने लोगों की गृहस्थी उजड़ जाएगी। अंत में अच्छाई ने बुराई पर विजय पाई और महेश पैसों को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। सारी पुलिस परेशान थी। शहर के बैंक में जबरदस्त डाका पड़ा था। महेश वहां पहुंचकर इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है और सारे पैसे उन्हें सौंप देता है। महेश के इस काम से खुश होकर उसे पुलिस और सरकार दोनों की तरफ से इनाम मिलता है। इनाम की रकम मिलने के बाद महेश सोचता है, जितनी रकम गिरीश ने मुझसे ठगी थी उससे कई गुना ज्यादा रकम इनाम में मिल गई। इन पैसों से मैं 4-4 दुकानें खोल सकता हूँ। इस तरह अपनी ईमानदारी और मेहनत से एक गरीब अंडा पफ वाला शहर का एक जाना माना रईस बन गया। उधर अपनी बेईमानी और धोखाधड़ी के कारण गिरीश की दुकान पिट गई और वो वापस सड़क पर